अप्रैल 1978 इंदौर में रहने वाली एक मुस्लिम महिला ने सुप्रीम कोर्ट में सेक्शन 125 की सीआरपीसी के तहत एक अपील लगाई, जिसने महिलाओं, खासकर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत की जो अब तक जारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाह बानो केस की। 62 साल की शाह बानो को जब उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने तलाक देकर घर से बाहर निकाला, तब उनके पास बच्चे थे 5 और उनका खर्च उठाने के लिए पैसे 0। लोकल कोर्ट ने अहमद खान को कहा कि वो शाह बानो को हर महीने 25 रुपये मेंटेनेंस के तौर पर दें। शाह बानो इस केस को एमपी हाई कोर्ट में लेकर जाती हैं और खर्च को 25 से बढ़ाकर 179 रुपये पर महीने करने की अपील करती हैं। फाइनली ये केस सुप्रीम कोर्ट तक जाता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के इस डिसीजन को वैलिड करार देती है। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का मुस्लिम कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट किया और 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने मुस्लिम विमेन एक्ट को पार्लियामेंट में पास किया। इस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को इनवैलिडेट यानी खारिज कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की। डिस्प्यूट मोस्टली 2 तरीके के होते हैं। पहला क्रिमिनल, जहां पर मर्डर, चोरी, इस तरह के मामलों को डील किया जाता है। दूसरा सिविल, जहां पर शादी, तलाक, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, इस तरह के पर्सनल मामलों को डील किया जाता है। भारत में जहां एक तरफ क्रिमिनल मामलों को डील करने के लिए पूरे देश पर एक सिंगल कानून है, वहीं सिविल मामलों को डील करने के लिए हर रिलीजन का अपना अलग कानून है। एक तरफ जहां हिंदू, सिख, जैन और बुद्ध से रिलेटेड सिविल मसले 1955 और 1956 में बने मैरिज और सक्सेशन एक्ट से गवर्न होते हैं, वहीं मुस्लिमों के सिविल मुद्दे 1937 में बने मुस्लिम पर्सनल एक्ट जो शरिया पर बेस्ड है उससे गवर्न होते हैं। पारसी और क्रिश्चियन के लिए भी 1952 में बने सक्सेशन एक्ट से उनके सिविल डिस्प्यूट्स गवर्न होते हैं। हिंदू सिविल कोड, जहां एक पत्नी रखने का अधिकार, प्रॉपर्टी में बेटी को बेटे जितना अधिकार और ऐसे और भी कई कानून हैं। वहीं मुस्लिम पर्सनल एक्ट में एक से ज़्यादा बीवी, प्रॉपर्टी में महिलाओं का अधिकार ना के बराबर और बाकी रिलीजन में भी कुछ इस तरह के और भी कानून बनाए गए हैं जिनसे इन रिलीजन्स के सिविल मैटर्स को हैंडल किया जाता है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुख्य उद्देश्य रिलीजन और जेंडर बेस्ड इन्हीं कानूनों को हटाकर एक ऐसा कॉमन यूनिफॉर्म कोड लाना है जो देश भर में सारे रिलीजन और जेंडर के लोगों पर एक समान अप्लाई हो सके। यूसीसी को अगर एक्चुअली ट्रेस बैक करें तो इसे 1835 की ब्रिटिश गवर्नमेंट तक ले जाया जा सकता है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार पूरे भारत के लिए एक कॉमन लॉ लाने की बात कही। पर रिलीजियस कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए उन्होंने हिंदुओं और मुस्लिमों के पर्सनल मैटर को इस लॉ से बाहर रखने का डिसीजन लिया। लेकिन पर्सनल मैटर के केसेस बढ़ने की वजह से 1941 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने BN राव कमेटी का गठन किया, जिसका मेन काम बिखरे हुए हिंदू कोड्स को यूनिफाई यानी एक हिंदू कोड को बनाना था। इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट लाया गया, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, जो हिंदू, सिख, जैन और बुद्ध पर लागू होता है। और मुस्लिमों के लिए 1937 में बना मुस्लिम पर्सनल एक्ट तो पहले से था ही। शाह बानो कोई ऐसा पहला केस नहीं था जहां पर किसी माइनॉरिटी विमेन ने कोर्ट का रास्ता किया था अपने हक की लड़ाई के लिए। कोर्ट में समय समय पर ऐसे केस आते रहे हैं जहां पर यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि इन केसों का फैसला उस रिलीजन के पर्सनल लॉ से किया जाए या देश के कॉमन लॉ से। ऐसे केसेस को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कही है, जिससे अलग अलग रिलीजन्स में छुपी हुई डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस से माइनॉरिटीज और वल्नरेबल सेक्शंस को प्रोटेक्ट किया जा सके और देश को एक कॉमन सिविल कोड मिल सके। 7 अक्टूबर 2016 को लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने यूसीसी की ज़रूरत पर पब्लिक की राय जानने के लिए अ क्वेश्चनियर ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड रिलीज किया था। हाल ही में 22वीं लॉ कमीशन ने यूसीसी की ज़रूरत को समझने के लिए एक बार फिर से डिस्कशन शुरू किया है और इसी वजह से यह टॉपिक फिर से न्यूज़ में है। एक तरफ जहां भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 से 28 रिलीजियस फ्रीडम की गारंटी देता है, वहीं आर्टिकल 44 का एक प्रावधान ये कहता है कि राज्यों को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए खुद पहल करनी चाहिए। पर संविधान अल्टीमेटली ये फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही देता है और शायद इसी वजह से ये टॉपिक इतना कंट्रोवर्शियल भी है।
बीजेपी के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 और राम मंदिर के साथ यूसीसी हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा है, फिर चाहे वो 1998 का पॉलिटिकल मैनिफेस्टो हो या 2019 का। इसलिए जब भी बीजेपी इस यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने की बात करती है, बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसे अपोज करती हैं, या तो ये कहते हुए कि बीजेपी यूसीसी के तहत अपने नियमों को लागू करना चाहती है, या फिर हमें इस यूसीसी की ज़रूरत ही नहीं है। बीजेपी 2 बार पहले भी 2019 और 2020 में यूसीसी को लाने की कोशिश कर चुकी है, पर तब इसे सिर्फ प्रपोज किया गया था और ये पार्लियामेंट में भारी ऑपोजिशन की वजह से पेश भी नहीं हो सका था। राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद और जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद बीजेपी के पॉलिटिकल मैनिफेस्टो का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ यूसीसी कोड ही रह गया है, और बीजेपी शायद अपनी पूरी ताकत अब इस यूसीसी कोड को इम्प्लीमेंट करने में लगा देगी। राम मंदिर और आर्टिकल 370 जैसे अपने वादों को पूरा करने के बाद आने वाले समय में बीजेपी का पूरा फोकस यूसीसी पर ही होने वाला है, और हमें आने वाले समय में इस टॉपिक से जुड़ी कंट्रोवर्सीज और प्रोटेस्ट देखने को भी मिल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, और आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।